नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि किसी भी महिला के प्रजनन के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है वो अंगों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो मैंने स्पेशली मेरे उन सारे पेशेंट्स के लिए बनाया है जो मेरे पास इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और जिन्हें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में और उनका नॉर्मल होना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब पेशेंट्स का ये प्रश्न होता है कि मैडम क्या समस्या है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब मुझे ये सारी चीज़ें जो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हर पेशेंट को समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि बेसिकली क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और उनका नॉर्मल होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इस चार्ट के द्वारा बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, इसे वेजाइना कहते हैं यानी योनि मार्ग कहते हैं। यहाँ से बच्चे की डिलीवरी भी यहीं से होती है और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है यानी हमारे पीरियड का जो मेंसेस में जो ब्लड आता है वो भी बच्चादानी के मुंह से निकलने के बाद यहीं से बाहर निकलता है और जब डिलीवरी होती है तो बच्चा भी यहीं से बाहर निकलता है। इंटरकोर्स भी हम इसी मार्ग के द्वारा करते हैं, इसे योनि मार्ग कहते हैं यानी वेजाइना कहते हैं। तो दिस इज वेजाइना। इसके बाद हम देखें तो अगला ऑर्गन है हमारा बच्चादानी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बच्चादानी है और इतना पोर्शन बच्चादानी का मुंह है, यानी ये सर्विक्स है और ये सर्वाइकल केनाल है। इस पूरी को हम बच्चादानी कहते हैं यानी कि यूट्रस कहते हैं। यूट्रस में ही बच्चा जो आता है और कंसेप्शन होता है, बच्चा यहीं पर ग्रो करता है, यहीं पूरे 9 महीने निकलते हैं, ये यूट्रस बड़ा होता चला जाता है बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ और फिर अंत में डिलीवरी यहीं से होती है। ये नॉर्मल शेप है यूट्रस का, जो नॉर्मल पेशेंट्स में नॉर्मल यूट्रस का शेप इसी प्रकार का होता है। कभी कभी किसी पेशेंट में यूट्रस के एबनॉर्मलिटी देखी जाती है, यानी यूट्रस का शेप ऐसे नहीं होके बाइकॉर्निएट यूट्रस या यूनिकॉर्निएट यूट्रस या मुलेरियन एजेनेसिस के जितने भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट वैसा शेप उनमें होता है। मतलब ये नॉर्मल शेप ना होके कई बार यहाँ एक पर्दा होता है बच्चादानी के अंदर, कभी सेप्टम होता है, बड़ा सा थिक सेप्टम होता है, कभी कभी ये बच्चादानी 2 पार्ट में रहती है, आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर। इन दैट सिचुएशन प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है या तो पेशेंट को प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है, अगर होती है तो प्रेगनेंसी जल्दी अबॉर्ट हो जाती है क्योंकि स्पेस कम रहता है। तो ये आपका यूट्रस है, ये यूट्रस की वॉल है यानी मस्कुलर वॉल है और ये कैविटी है। यूट्रस की कैविटी मतलब यहाँ के अंदर की जगह जहाँ पर बच्चा ग्रो करेगा। इसके बाद अगला जो हमारा ऑर्गन है वो ये है ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं। ये 2 होती है, दोनों साइड यूट्रस से अटैच होती है। इस फेलोपियन ट्यूब में ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और आखिरी में जो डायलेटेड एंड फिमरियल एंड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका ट्यूब का खुला होना यानी पेटेंट होना और इस फिमरियल एंड का नॉर्मल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है किसी कारण से, यानी कि ब्लॉक है, तो आपकी प्रेगनेंसी होने में आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है अंडादानी। एक महिला में 2 अंडादानी और 2 फेलोपियन ट्यूब होता है, एक यूट्रस होता है। जो अंडादानी होती है वहाँ से ही एग रिलीज होता है क्योंकि इस अंडादानी में फॉलिकल ग्रो होता है। एक्चुअली बर्थ के टाइम कुछ निश्चित संख्या में फॉलिकल्स होते हैं जो पूरे रिप्रोडक्टिव एज में टिल 40 या 45 ईयर्स की एज तक वही फॉलिकल हर महीने एक फॉलिकल ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसके बाद वो रिलीज होता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि एक अंडा ही नॉर्मली पेशेंट को बनता है, एक अंडादानी से एक अंडा बनता है और किसी भी साइकिल में या तो लेफ्ट से अंडा बनता है या राइट से अंडा बनता है। मोस्टली ऑल्टरनेट बनते हैं, अगर कभी लेफ्ट से बना है तो कभी राइट से बनेगा, कभी राइट से बना है तो लेफ्ट से बनेगा। तो ज़्यादातर नॉर्मल पेशेंट्स को एक ही फॉलिकल बनता है यानी एक ही ओवम या एग रिलीज होता है। और जिन पेशेंट्स को हम अंडा बनने की दवाइयाँ देते हैं उनको कई बार दोनों साइड से भी ओवम फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो हमारी अंडादानी में अंडा बनना और अंडे का फूटना यानी एग का रिलीज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो अब हम कारणों को कैसे देखेंगे
कि भाई हमारी अंडादानी कैसी है, उसमें से हमारे अंडे रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं, हमारी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, हमारे यूट्रस का शेप अंदर से और बाहर से नॉर्मल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो अभी हमने ये समझ लिया कि हमें बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स का नॉर्मल होना इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी इनमें एबनॉर्मलिटी आती है और ये नॉर्मल है या नहीं है, हम ये कौन से टेस्ट के द्वारा जानें। सबसे पहले हम यूट्रस को अगर देखते हैं कि यूट्रस की कैविटी कैसी है और फेलोपियन ट्यूब कैसी है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, यानी जिसको HSG टेस्ट भी कहते हैं या ट्यूब टेस्ट भी होता है। उसमें हम जो दवाई डालते हैं या डाई डालते हैं वो हम एक कैनुला के थ्रू यहाँ से एक औजार के थ्रू औजार यहाँ डाल के और वो दवाई हम यहाँ डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, दवाई डालते हैं। जब हम यहाँ दवाई डालते हैं और ऊपर से हम जब एक्सरे खींचते हैं तो ये फेलोपियन ट्यूब में दवाई जाके फेमोरल एंड से निकल जाती है और हमें वाइट कलर की दिखती है। एक एक्सरे होता है बेसिकली ये, तो उसमें हमको पता पड़ जाता है कि हमारी यूट्रस की कैविटी कैसी है अंदर से, इसमें कोई सेप्टम तो नहीं है, ये 2 पार्ट में तो नहीं है और फेलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है, ये हमें HSG टेस्ट के द्वारा पता पड़ जाता है। इसके लिए दूसरे भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे SIS होता है, सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी यानी कि होती है, और हिस्ट्रोस्कोपी भी हम कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी में हमें मोस्टली यूट्रस का ही पता पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब का पता नहीं चलेगा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी में हम ये देख सकते हैं, वो एक दूरबीन का छोटा ऑपरेशन टाइप का जांच होती है, जिसमें हम नीचे से तो दवाई डालते हैं और नीचे से औजार भी डालते हैं। औजार से हम यूट्रस के अंदर से कैविटी देखते हैं और ऊपर से जब हम दूरबीन ऊपर से डालेंगे लैप्रोस्कोप, तब हमें फेलोपियन ट्यूब की आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह कैसी है, नॉर्मल तो नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है, और ये हमें पता पड़ता है। और अगर हम उस टाइम पे अगर डाई डालते हैं तो हमें बाहर निकलती हुई दिखती है। इसका मतलब है कि आपका डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी में सब चीज़ें नॉर्मल है। तो इस तरह से वो टेस्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हम हर पेशेंट को वो एडवाइस नहीं करते। पहले मोस्टली हम पेशेंट का HSG टेस्ट यानी ट्यूब टेस्ट करते हैं। तो ये हमें कैविटी के बारे में पता पड़ गया अब, और ट्यूब के बारे में पता पड़ गया। अब हमें अगला आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, अंडादानी यानी ओवरी। ओवरी नॉर्मल है या नहीं, ओवरी से अंडे बन रहे हैं कि नहीं, अंडे फूट रहे हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी हमें सोनोग्राफी से पता पड़ता है। हम जब सोनोग्राफी करते हैं अंडे देखने के लिए, उस सोनोग्राफी को हम ओव्यूलेशन स्टडी कहते हैं, यानी कि फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। बेसिकली वो सोनोग्राफी होती है, वो हम पीरियड के 3rd डे से स्टार्ट करते हैं। 3rd डे पे हम देखते हैं कि हमारे फॉलिकल्स कैसे हैं और हमारे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हम हर 2-3 दिन में, 4 दिन में पेशेंट्स को बुलाते हैं, और 3rd डे के बाद हमें लगता है तो हम 8th डे पे बुलाते हैं, 10th डे पे बुलाते हैं। अकॉर्डिंगली जैसा हमको पेशेंट की कंडीशन के अनुसार हम उनको एडवाइस करते हैं आने के लिए। तो हम ये मॉनिटरिंग करते हैं कि आपका फॉलिकल कब मैच्योर हो गया है और कब रिलीज़ होने वाला है। तो जनरली जो अंडा रिलीज़ होता है यानी एग रप्चर जो होता है वो 18 mm के बाद होता है। तो हम 18 to 20 mm जब तक वो नहीं हो जाता उसका साइज़, तब तक हम फॉलिकुलर स्टडी यानी ओव्यूलेशन स्टडी सोनोग्राफी के द्वारा करते हैं। उसके बाद हम कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं जिससे कि अंडा फूट जाए, और फिर फूटने का इंजेक्शन देने के 48 घंटे बाद हम फिर से पेशेंट को बुलाते हैं ये देखने के लिए कि अंडा फूटा कि नहीं फूटा। तो बेसिकली हमको अगर ये चेक करना है कि अंडा बन के फूट रहा है कि नहीं, तो इसके लिए ओव्यूलेशन स्टडी यानी फॉलिकुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमको पता पड़ेगा। कुछ महिलाओं में हमें ऐसा लगता है कि अंडादानी छोटी है या फॉलिकल्स कम दिख रहे हैं, या एज है पेशेंट की ज़्यादा, या काफ़ी समय हो चुका है पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो इन दैट सिचुएशन हम एक ब्लड टेस्ट भी करके देखते हैं जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, यानी कि AMH बोलते हैं। वो टेस्ट हम पेशेंट का करवाते हैं जिससे हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगता है कि हमारे फॉलिकल्स कितने बचे हैं। वो ब्लड टेस्ट होता है। तो बेसिकली अंडादानी देख ली हमने कि अंडादानी के लिए हमें सोनोग्राफी करनी होती है और AMH टेस्ट करना होता है। ट्यूब टेस्ट के लिए हमें HSG करनी होती है और यूट्राइन कैविटी भी उसी से पता पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती उनमें हम हार्मोनल असेसमेंट भी करवाते हैं, यानी कि हार्मोन टेस्ट भी करते हैं। हार्मोन टेस्ट में हम लोग बहुत सारे टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को हमें लगता है कि PCOD है तो हमको हार्मोनल इवेल्यूशन में FSH, LH, DHEA, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन टेस्ट, शुगर टेस्ट,
ये भी करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में हम सारे टेस्ट सारे पेशेंट्स में नहीं कंडक्ट करते हैं। हमें लगता है उस हिसाब से जिस पेशेंट में जिसकी ज़रूरत है वही टेस्ट करवाते हैं। थायराइड हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे थायराइड की जांच होती है, प्रोलैक्टिन की जांच होती है। ये सारी टेस्ट ब्लड में होते हैं, जिनसे हमें ये पता पड़ता है कि कहीं हार्मोनल लेवल पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है जिसकी वजह से अंडे नहीं बन रहे हैं या फूट नहीं रहे हैं। तो वो ब्लड टेस्ट हम यूजुअली करवाते हैं। इसके अलावा हम हस्बैंड का भी एक सीमेन टेस्ट करवाते हैं, उनके वीर्य की जांच करवाते हैं। और उस वीर्य में ये देखना होता है कि काउंट कितना है, स्पर्म का जो काउंट है वो कितना है, उनकी मोटिलिटी नॉर्मल है कि नहीं, उनका जो मॉर्फोलॉजी है यानी कि उनके जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई कमी आती है, सपोज़ काउंट कम है या उनकी मोटिलिटी कम है यानी स्पीड कम है, अगर उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो इन दैट सिचुएशन हम मेल पार्टनर को भी ट्रीट करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट दोनों के कॉमनली किए जाते हैं, जैसे कि VDRL टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, और फीमेल्स के मैंने और भी आपको जो टेस्ट बताएं, ये सारे टेस्ट भी ब्लड में होते हैं जो हमें करवाने होते हैं। तो बेसिकली हमें मोटा मोटा ये समझना होगा कि अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फीमेल पार्ट पर इन ऑर्गन्स के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हस्बैंड के पार्ट पे हम देखें तो ब्लड रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर मेल्स में देखा गया है तो सीमेन में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये जो सारे टेस्ट हैं ये बेसिकली हम फर्स्ट विज़िट पे ही प्रेफर करते हैं कि हम करवा लें। कभी कभी हमें लगता है कि अगर कम टाइम हुआ है, अब शादी अभी ही हुई है, थोड़े ही दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो हम कुछ टेस्ट इसमें से डिले कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं, इन्हें हमें समझना होगा। तो फीमेल के ऑर्गन्स हमने देख लिए, मेल्स के टेस्ट की हमने बात कर ली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सारे टेस्ट नॉर्मल आता है, उनका HSG नॉर्मल होता है, उनके ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं, उनका ओव्यूलेशन स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें एग रप्चर भी होता है, और हस्बैंड का सीमन पार्ट भी नॉर्मल होता है, और उनको इंटरकोर्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। उस केस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि जिसका कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के प्रेगनेंसी नहीं होती है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पहले जो केसेस होते थे वो काफ़ी कम होते थे, पर आज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से, यानी बगैर कारण, हम साइंटिफिकली कोई रीज़न नहीं बता पाते हैं कि प्रेगनेंसी आपको क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि आज मैरिज की एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पहले कम एज में शादियाँ होती थी, अब मोस्टली बहुत सारे कारणों की वजह से शादियाँ लेट हो रही हैं, तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग भी लेट होती है। तो इसलिए भी कुछ फैक्टर्स सामने आते हैं एज रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इन सारे ऑर्गन्स को के बारे में हमें समझना होगा कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हर लेवल पे हो सकता है। अगर आपके अंडादानी से अंडे नहीं बन रहे हैं तो अंडा बनने का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अगर आपके एग रप्चर नहीं हो रहे हैं तो आप एग रप्चर के लिए इंजेक्शंस लगवा सकते हैं या डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो ट्यूब का भी कैनुलेशन होता है, और अगर यूट्राइन कैविटी में कोई सेप्टम हो तो उसका भी डिसेक्शन होता है। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ कहाँ प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।